11 बार या 12 बार मारता है वो चाकू। इसका फेस पूरे का पूरा डैमेज हो गया था। मैं आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसमें टिंडर बहुत ही छोटा सा पार्ट लगता है, क्योंकि टिंडर होता या नहीं होता, सोशल मीडिया होता या नहीं होता, उसको पैसे चाहिए थे। अगर पैसे नहीं मिलते तो वो क्राइम करती। दोस्तों, अपने स्क्रीन्स पे आप ये तस्वीर जो देख रहे हो, आपको देख के लग रहा होगा एक खूबसूरत लड़की है, जवान लड़की है और इतनी खुश है जैसे इसके सपने पूरे हो गए हों, जैसे इसको किसी इंडियन यूनिवर्सिटी या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गया। लेकिन रियलिटी इससे एकदम अलग है। रियलिटी ये है कि ये तस्वीर तब ली गई थी, इनफैक्ट इसका इंटरव्यू हो रहा था, जयपुर का पूरा मीडिया इसके सामने था उस टाइम। ये 2018 की बात, हम 2023 में बैठे हैं। जयपुर का पूरा मीडिया इसके सामने बैठा हुआ था और ये एकदम, जिसको हम स्माइल कह रहे हैं, ये इसका एरोगेंस है, इसका घमंड है, इसका गुरूर है। ये एकदम बिना किसी एक पैसे के गिल्ट के ये बोल रही थी कि हाँ, मैंने अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर किया है। बॉयफ्रेंड के मर्डर के इल्जाम में ये अरेस्ट हुई थी। कोर्ट में इसकी पेशी होने वाली। उसी टाइम इससे काफी लोगों ने बात की, काफी मीडिया ने बात की और उसी में से एक तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। She and her two accomplices apparently thrashed Dushyant and held him hostage. इस शातिर हसीना ने अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को अपनी अदाओं से ठगा है। इस लड़की का नाम प्रिया सेठ है। प्रिया सेठ राजस्थान के फालना गांव की रहने वाली है। बचपन से ही, चाहे वो इसके एकेडमिक्स थे, चाहे स्पोर्ट्स थे, चाहे डिबेटिंग स्किल्स थे या किसी भी तरीके का कंपटीशन था या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी, हर चीज में ये बहुत आगे थी। 12th में इसके 85% मार्क्स आए थे, 10th में 90% मार्क्स आए थे इसके। बचपन में इसका घर जो है वो पूरा इसके अवार्ड से, वो जितने रिकॉग्निशन या ट्रॉफी जो भी मिलता था भरा रहता था। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम थी, एक नेगेटिव इशू इसके साथ हमेशा से था, वो ये लालची थी। हमेशा बहुत लालची थी। मटीरियल ग्रीड इसके अंदर बहुत ज़्यादा था। कोई भी चीज़ इसको पसंद आ गई तो वो इसको चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो उसको वो चीज़ चाहिए। नहीं मिलती है तो ये सामान तोड़ती है, टैंट्रम्स थ्रो करती है, यहाँ तक कि अगर किसी फैमिली मेंबर को थप्पड़ भी मारना है थप्पड़ भी मार देती है, लेकिन सामान इसको चाहिए। अदरवाइज अच्छे हम्बल बैकग्राउंड से थी, एवरेज मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है ये लड़की। और इसके डैड वो कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो इसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा हो। ऐसे करते हुए इसका 12th कंप्लीट हो जाता है। ये जयपुर आती है और जयपुर में कॉलेज ज्वाइन करती है। जयपुर में जब ये कॉलेज ज्वाइन करती है तो इसको महीने के शायद 20,000 रुपये लगभग दिए जाते थे खर्चा करने के लिए। लेकिन वो 20,000 इसके लिए पूरे नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि इसको पार्टीज करना है, क्लबिंग करना है, मूवीज देखनी है, महंगी गाड़ियों में घूमना है, महंगे कपड़े पहनने हैं, अच्छे ब्रांड्स के कपड़े पहनने हैं, मतलब मार्लबोरो की सिगरेट पीना, जॉनी वॉकर की दारू पीना, सब कुछ इसको, मतलब सब कुछ बड़ा बड़ा चाहिए था, महंगा महंगा चाहिए था। अब 20,000 तो इसके लिए पूरे पड़ते नहीं स्टार्टिंग से ही, तो इससे पार्ट टाइम जॉब ढूंढना शुरू किया। कहते ना, अगर आप जैसे भी हैं, आपको जैसे भी इंसान है, आपको वैसे ही एनर्जीज या वैसे ही लोग मिलेंगे। अगर आप अच्छे हैं तो आपको अच्छी एनर्जीज या अच्छे लोग मिलते हैं। अगर आप बुरे हैं तो आपको बुरी एनर्जीज या बुरे लोग मिलते हैं। अब ये जैसी लड़की थी, इसको उसी तरीके के लोग मिलते हैं, इसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, इससे कहते हैं कि आप कॉलेज कैंपस से, यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास से आप लड़कियां सप्लाई करिए, हम आपको कमीशन देंगे। इसको 1 सेकंड भी नहीं लगा सोचने में कि ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गलत है, सही है। इससे वो काम करना शुरू किया और ठीक ठाक पैसे भी कमाए। कुछ ही महीनों में ये पूरा गेम समझ गई। उसके बाद इससे सोचा कि इन लोगों के लिए काम करने का फायदा है, एनी कमीशन बेसिस पे मैं अपना खुद का काम करती हूँ। तो ये अपना जो है एस्कॉर्ट वेबसाइट खुद शुरू करती है। ऑनलाइन गेम पूरा समझ गई थी, क्योंकि पढ़ाई में तो तेज थी। एस्कॉर्ट वेबसाइट ये शुरू करती है और 35 से 50 साल के मिडिल एज लोग हैं, जो वेल सेटल्ड लोग हैं, जो अच्छी जॉब्स में हैं या जिनके अच्छे बिजनेसेस हैं, वैसे लोगों को ये सोशल मीडिया पे टारगेट करती थी, जिसमें टिंडर था। मतलब ऐसे काफ़ी सारे ऐप्स के बारे में आप जानते हो, जैसे टिंडर हो गया, बम्बल हो गया, हैपॉन हो गया, ये सारे डेटिंग ऐप्स है, या फिर फेसबुक है, व्हाट्सएप है। तो ये सोशल मीडिया ऐप्स से लोगों को टारगेट करते थे। इनफैक्ट मैं आपको कहानी ये मैं आपसे शेयर क्यों कर रहा हूँ, ये आपको हर जगह या तो टिंडर मर्डर या फिर टिंडर ट्रैप, मतलब कोई भी एडजेक्टिव लगा लीजिए, बेसिकली आपको टिंडर के नाम से ही हर जगह मिलेगी, क्योंकि टिंडर इस मेन जो मर्डर जिस बॉयफ्रेंड का इसने किया था वो टिंडर से ही जुड़ा हो। पत्रकारिता के हिसाब से देखा जाए, जर्नलिज्म के हिसाब से देखा जाए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसमें टिंडर बहुत ही छोटा सा पार्ट लगता है, क्योंकि टिंडर होता या नहीं होता, सोशल मीडिया होता या नहीं होता, प्रिया को क्राइम करना था, उसको पैसे चाहिए थे। अगर पैसे नहीं मिलते तो वो क्राइम करती। इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज फॉर मी इट्स नॉट टिंडर मर्डर और टिंडर ट्रैप और एनीथिंग एल्स एसोसिएटेड टिंडर। फॉर मी इट्स अ सिंपल प्रिया सेठ स्टोरी। एक ऐसी नकारात्मक लड़की जो पैसे कमाने के लिए, गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी,
और वो हद मर्डर पे आके किसी तरह रुकी क्योंकि वो अरेस्ट हो गई, वरना कुछ फर्क पड़ता नहीं। मतलब इतना कुछ करने के बाद भी अगर आप इसकी तस्वीर देखते हो, जब इससे मर्डर किया उसके बाद ही कितने आराम से हंस रही है। जो आपसे वीडियो शेयर कर रहा हूँ, इसमें एक लिंक डाल दूंगा, एक दीपिका नारायण भारद्वाज करके एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने इसकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। प्रिया सेठ से बात की थी और जो एसोसिएटेड लोग थे पुलिस में, हर जगह सबसे बात की। तो वहाँ पे ये बोलती है कि जैसे मेरे सामने कैमरास लगे होते तो मेरा मन करता है कि, और हंसते से बोलती है कि मेरा मन करता है कि मैं कैमरा के लेंस तोड़ दूं। तो हंसी आ रही है इसको ये बात करते हुए। इस तरीके की ये लड़की। खैर, ये वापस आते हैं कहानी पर। ये अपना एस्कॉर्ट वेबसाइट शुरू करती है। एस्कॉर्ट वेबसाइट से, जैसे मैंने कहा कि 35 से 50 साल के लोगों को टारगेट करना, ऐसे लोग जो सेटल्ड हैं, अपनी वाइफ्स हैं उनके घर में, बीवियां हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी ऑफिशियल ट्रिप के बहाने, बिजनेस ट्रिप के बहाने जो घरों से निकल जाते थे और रात होटल्स में लड़कियों के साथ बिताने के लिए निकलते थे, ऐसे लोगों को ये टारगेट करती थी और व्हाट्सएप पे उनको अलग अलग लड़कियों की फोटो भेजती थी जो लड़कियां एग्जिस्ट नहीं करती थी। मतलब इसके ग्रुप में कोई था ही नहीं। शी वॉज हैंडलिंग हर एस्कॉर्ट वेबसाइट अलोन। ये हमेशा खुद ही हर एक क्लाइंट से मिलती थी, लेकिन क्लाइंट को ये दिखाने के लिए कि इसके बाद और लड़कियां हैं, कि उसमें इसकी फ़ोटो जो है वो जाहिर सी बात है अपनी फ़ोटो सबसे ज़्यादा सुंदर होती थी, कपड़े भी उसी तरीके के पहनती थी। लोग इसी के फोटोग्राफ को सिलेक्ट करके इसी को बुलाते थे और ये सबसे होटल में जाके मिलती थी। होटल में जाती थी, होटल में जाके मतलब शायद 5 से 10 मिनट इसको लगता था उस सामने वाले, जिसको कहते हैं ना, उस शीशे में उतारने को। इतना ज़्यादा इम्प्रेस करती थी उस सामने वाले क्लाइंट को, तो उसको लगता था इससे अच्छी लड़की तो मुझे मिल ही नहीं सकती। और वो एकदम मतलब पागल होता था रात बिताने के लिए। ये बोलती थी कि पहले मुझे एडवांस चाहिए, और इसका 25 से 30 हज़ार रुपये नाइट का रेट होता था। इनफैक्ट जब ये अरेस्ट हुई थी तो इसके पास लगभग 1.25 करोड़ रुपए, 1,75,00,000 रुपए इसके अकाउंट में मिले थे। और इसने खुद कहा था कि ये 1000 से ज़्यादा लोगों को कॉन कर चुकी है करके। किसी के साथ रात नहीं बिताया, ऐसा इसने बोला था। ये उनसे जाती थी, उनसे बात करती थी, उनको इम्प्रेस करती थी, फिर उनसे एडवांस मांगती थी, फुल एडवांस मांगती थी। और ये कहती थी कि बाहर कभी इसका ड्राइवर वेट कर रहा है, कभी इसका कोई एजेंट वेट कर रहा है, कभी कोई और एसोसिएट वेट कर रहा है, कोई ना कोई इसका बाहर वेट कर रहा होता था। ये कहती थी मैं बाहर पैसे दे के आ रही हूँ, फिर हम लोग रात बिताएंगे। फिर ये गायब हो जाती थी। तो इस चक्कर में इसने कई बार अपने फ़ोन्स चेंज किए, नंबर्स चेंज किए, और वो लोग पुलिस को रिपोर्ट कर नहीं पाते थे। मतलब जो खुद ही गलत काम कर रहा था वो रिपोर्ट क्या करेंगे? अपने फैमिलीज़ के सामने अपना ये गंदा वाला राज तो नहीं खोलेंगे वो लोग। तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रही थी। इनफैक्ट इसने बोला था, ऐसे लोग जो अपनी वाइफ्स और बच्चों को धोखा दे करके ये बोल के कि मैं बिज़नेस ट्रिप पे जा रहा हूँ या फिर ऑफिशियल ट्रिप पे जा रहा हूँ, वो अगर लड़कियों के साथ रात बिता रहे हैं तो उनसे अगर मैंने पैसे कमा भी लिए तो मैंने कुछ गलत तो किया नहीं, तो मैं तो समाज सुधार का काम कर रही हूँ। इतना वो नेगेटिव तरीके से इसमें कॉन्फिडेंस था। और इस स्पीच क्या होता है, ये 2018 जनवरी से लेके 2018 मई तक की मेन कहानी है। ये टिंडर पे एक प्रोफाइल को देखती है, उस प्रोफाइल में जो लड़का है उसका नाम है विवान कोहली, और वो अपने आप को बिजनेस टाइकून दिखा रहा है। मतलब वो बिजनेस टाइकून है और दिल्ली में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आजकल जयपुर आया हुआ है कुछ बिजनेस करने के लिए। और ये उस प्रोफाइल को देख करके राइट स्वाइप करती है और वहाँ से विवान भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब मेन बात ये कि जो विवान है वो विवान है ही नहीं। विवान बेसिकली दुष्यंत शर्मा है। दुष्यंत शर्मा एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है जो एक छोटी सी माइनिंग फर्म में मैनेजर की नौकरी पे है। बाइक चलाता है, ऑफिस जाता है बाइक पे, बेचारा वो शर्ट वर्ट बंद करके, तिलक लगा करके, शाई लड़का है, इंट्रोवर्ट लड़का है। उसके पापा भी एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब करते थे, अब रिटायर हो चुके हैं उसके पापा। मॉम हाउसवाइफ थी। इसकी वाइफ है दुष्यंत की, बड़ी खूबसूरत, बहुत प्यारी वाइफ है इसकी, जिसका नाम बिट्टू है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये बाहर लड़की ढूंढ रहा था क्योंकि इसकी वाइफ के साथ इशू थे। वाइफ के साथ इसकी अरेंज मैरिज हुई थी, और उस अरेंज मैरिज में चाहे वो कंपेनियनशिप हो, चाहे वो कंपैटिबिलिटी हो, चाहे वो म्यूचुअल ट्रस्ट हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, प्यार हो, किसी चीज़ की कमी नहीं थी इनकी शादी में। इसका 1.5 साल का बेटा भी था 2018 में। इनफैक्ट इसकी बीवी कहती है कि इतने अच्छे पति थे, इतने अच्छे ओबीडियंट बेटे थे ये। संडे वनडे या वीकेंड पे जब टाइम होता था किचन में जाके कुछ स्पेशल डिश सबके लिए बनाते थे। लेकिन उसके अलावा ये कहते हैं कि काफ़ी शाय था, काफ़ी इंट्रोवर्ट। तो जो इंट्रोवर्ट था, जो शाइनेस थी, उसी का रीज़न था, उसी की वजह थी कि ये मतलब अपना कोई और साइड इसने एक्सप्रेस करने के लिए अपना एक फेक आईडी बनाया, अपना एक ऑल्टर ईगो क्रिएट किया जिसका नाम विवान कोहली है, और जो बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है जो दिल्ली से आया हुआ है। दुष्यंत जो है माइनिंग फर्म का छोटा सा मैनेजर है, और विवान कोहली एक्सपोर्ट फर्म ओन करता है दिल्ली में। तो टिंडर पे ये लोग दोनों मिलते हैं। इन लोग मिलने के बाद इन लोग का सो कॉल्ड अफेयर शुरू होता है। प्रिया तो झूठी लड़की थी। प्रिया तो अपने प्रोफाइल पे कभी लिखती थी वो ट्रैवल एजेंसी में जॉब करती है, कभी लिखती थी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ, मॉडल हूँ। तो उसका तो मतलब वो फ्रॉड करना था तो वो तो कुछ भी लिखती रहती थी। एस्कॉर्ट वेबसाइट तो वो अलग से चला रही थी।
जिससे उसका अफेयर होता है वो उसका एक अलग झूठ है। तो दो झूठे लोग आपस में जुड़ते हैं, दो झूठे लोगों की कहानी, तो जाहिर सी बात है इस झूठी कहानी का, झूठे किरदारों का अंत सच्चा या पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता। इस कहानी को बर्बाद तो होना ही था। प्रिया तो अभी जेल में है और दुष्यंत मर गया। तो इन लोग का अफेयर होता है। ये लोग अक्सर कॉफ़ी डेट्स पे मिलते हैं, कैफ़ेज़ में मिलते हैं। अफेयर कहते हैं कि इनका काफ़ी आगे तक गया था। मतलब प्रिया ने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया था इसके सामने कि तुम कितने पैसे वाले हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आई एम इन लव विद यू कम्प्लीटली, डेस्परेटली। विवान को ऐसा लगता था क्योंकि उसकी बीवी घर में थी, लेकिन पता नहीं वो भी पागल हो गया था प्रिया को लेकर के। वो खैर इसका ट्रेट वैसे भी था, मतलब क्लाइंट्स जो इसको मिलते थे होटल में वो भी पागल हो जाते थे इसको देख करके, उसी चीज़ का फ़ायदा उठाती। ये सब चल रहा है। इस बीच इन दो कैरेक्टर्स में एक तीसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है दीक्षांत कामरा। दीक्षांत कामरा मुंबई में एक स्ट्रगलिंग मॉडल हुआ करता था। बॉलीवुड की दुनिया में अपना नाम करने के लिए वो बॉम्बे में था, कुछ करना चाह रहा था, कुछ कर नहीं पाया था, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में उसने यहाँ वहाँ से कुछ उधार उठाए थे, लगभग 25 लाख रुपए। उसको पैसे वापस देने थे, बॉम्बे से वापस आ गया था जयपुर, और वो भी टिंडर पे था। प्रिया और दीक्षांत कनेक्ट हो जाते हैं टिंडर पे, लेकिन दीक्षांत प्रिया को अपने बारे में कुछ झूठ नहीं कहता। प्रिया तो मतलब ऊपर से नीचे तक झूठ के अलावा कुछ थी ही नहीं। दीक्षांत जैसा है, जो रियलिटी है इसको प्रिया को बताता है, और ये लोग का अफेयर होता है। और वो कहा जाता है कि शायद सच्चा अफेयर था, क्योंकि दीक्षांत और प्रिया ने जयपुर की एक पॉश कॉलोनी में एक बहुत अच्छी बिल्डिंग में 3rd या 4th फ्लोर का पूरा फ्लोर लिया हुआ था इन लोगों ने, और लिव इन पार्टनर्स थे। अब दीक्षांत अपना अलग से जुगाड़ में लगा हुआ था, किसी तरह उसके पास 25 लाख का जुगाड़ है वो लोगों को दे। प्रिया तो बहुत सीमलेसली, बहुत स्मार्टली, बहुत स्मूथली सारे काम कर रही थी। वो हर 2 दिन में अपने क्लाइंट से मिलने होटल में भी जाती थी, उनको चूना लगा करके 25-30 हज़ार रुपये भी लेके आती थी। दुष्यंत या फिर विवान से भी जाकर के डेट करती थी, हर 2 दिन में उससे कैफे में मिलती थी। और उसके अलावा दीक्षांत के साथ तो रह रही। जो ये होटल में लोगों को चूना लगाती थी उसमें तो कोई इसकी रिपोर्ट नहीं कर पाता था, क्योंकि सबको लगता था कि हमारे राज खुल जाएंगे। लेकिन कोई एक कस्टमर था, उसने पुलिस में FIR की थी प्रिया के अगेंस्ट, और कुछ हुआ नहीं। प्रिया पकड़ी गई थी और 1 या 2 दिन में छूट गई थी वो बेल पे। वैसे भी हमारे लॉज जो हैं, जब लड़कियों की बात आती है, लिबरल हो जाते हैं थोड़े लॉज, तो छूट जाती थी। ऐसे ही इसने एक बार पैसे की बड़ी ज़रूरत थी इसको, तो इसने जा करके किसी के साथ मिलके कैश कटर से ATM काट के उसमें से कैश निकाल दिया था। फिर तब भी पकड़ी गई, फिर से 2 दिन में छूट गई थी बेल पर। अब यहाँ से होता क्या है कि दीक्षांत की परेशानी बढ़ती जा रही, क्योंकि वो अपने जो उसके लेनदार हैं जिनको उसने पैसे देने, उनको पैसे नहीं दे पा रहा है। प्रिया के लिए बहुत नॉर्मल बात थी। प्रिया इसको बोलती है कि मेरे पास एक शिकार है, एक पप्पू है जिससे हम पैसे ले सकते हैं। तो प्रिया इनको पूरा प्लान समझाती है। वो प्लान के एग्जीक्यूशन में प्रिया क्या करती है, प्रिया जो है विवान को, मतलब दुष्यंत को एक बार बोलती है कि हम इतना टाइम हो गया, हमेशा बाहर मिलते हैं, घर के बाहर मिलते हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर आओ। तो विवान जो हमेशा सुबह टाइम से ऑफिस जा करके शाम को 7 साढ़े 7 बजे हमेशा घर आ जाता था, वो पहली बार हुआ था 2 मई 2018 को। मतलब जैन 2018 से इनकी स्टोरी स्टार्ट हुई थी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 2 मई 2018 को विवान जो है या दुष्यंत जो है वो अपने घर आता है बाइक से। इसके डैड के पास ऑल्टो थी, और ये अपने पापा को कहता है कि मेरा कुछ कंपनी का काम है, नाके पे कोई ट्रक फंसा हुआ है, क्योंकि माइनिंग से जुड़ा हुआ काम था, तो ट्रक्स स्टेट्स क्रॉस करता रहता था। तो वो कहता है बेटा गाड़ी ले जाओ। अब जब ये दुष्यंत होता है तो ये हमेशा शर्ट का बटन बांध के पूरा वो तिलक लगाता था, लेकिन जब ये विवान बन के प्रिया से मिलने जाता था तब ये एकदम मतलब कोई स्मार्ट ड्रेसेस में आ जाता था, सूट्स में आ जाता था, जीन्स टी-शर्ट्स में आ जाता था, बाल को थोड़ा जेल वेल लगा लिया, थोड़ा स्टाइल वगैरह कर लिया, क्योंकि इसको दिखाना था कि ये विवान है। फिर दारू की दुकान पे इसने वहाँ से कोई वाइन खरीदी होगी या दारू खरीदी होगी, और किसी केमिस्ट शॉप पे भी गया था, तो शायद कॉन्डम्स खरीदने गया होगा। और जिस कैफे पे ये लोग हमेशा मिलते थे उसी कैफे के आसपास कोई भास्कर पुलिया है। भास्कर पुलिया पे प्रिया इसका वेट कर रही है। प्रिया इसकी गाड़ी में बैठती है, इसको अपने घर लेके जाती है। शाम 7:30-8 बजे की बात है, 2 मई 2018। और जब ये घर एंटर करता है तो वहाँ पे ये देखता है 2 लड़के ऑलरेडी बैठे हैं। अब वो 2 लड़के कौन है? दीक्षांत कामरा है, और दीक्षांत कामरा ने ये जो मतलब दीक्षांत कामरा और प्रिया ने जो प्लान बनाया था, इसमें दीक्षांत कामरा ने अपना एक और दोस्त साथ में रखा था कि मतलब एक इंसान के सामने 3 लोग रहेंगे, ओवर पावर करना, थ्रेटन करना आसान रहेगा। तो एक लक्ष्य वालिया करके दीक्षांत का एक फ्रेंड था। तो ये पहली बार जब इनको दोनों को देखता है, इसको लगता है कि ज़बरदस्ती इसके घर में, प्रिया के घर में इंट्रूडर्स है। लेकिन बाद में जब प्रिया और इन लोग का लुक एक्सचेंज होता है, ये समझ जाता है कि मैं गलत जगह आ गया, मैं फंस गया, और ये इनसे माफ़ी मांगता है, कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो। वो इसको कहते हैं कि हमें तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करने वाले हैं, तुम बैठो यहाँ पे, तुम हमें सब पैसे दो और निकलो यहाँ से। इस मीटिंग के बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा। और ब्लैकमेल करने के लिए प्रिया ने धीरे धीरे काफ़ी सेल्फी मोड में काफ़ी सारे वीडियोज़ बना के रखे थे, अलग अलग तरीके से, जिस भी लेवल की वो वीडियोज़ या पिक्चर्स हो
तो ये इनसे काफ़ी माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, तो उनको इससे कोई मतलब नहीं होता। वो लोग इसका पॉलीथीन से पूरा बांध देते हैं, इसको ड्रग्स वग्स काफ़ी खिलाते हैं, इसको फोर्स करते हैं पैसे देने के लिए। और दीक्षांत तो शायद 20-25 लाख की डिमांड करना चाहता था, लेकिन प्रिया ने कहा था तो सिर्फ 10 लाख रुपए चाहिए, मुझे 10 लाख दे, वो चुपचाप निकल जाएगा। विवान होता तो पैसे देता, लेकिन विवान तो था ही नहीं, तो दुष्यंत था। दुष्यंत बेचारा पैसे कहाँ से देता? वो तो किसी तरीके से मतलब कुछ कमा के वो और उसके पापा घर चला रहे थे अपना। तो ऐसे करते हुए पूरी रात बीतती है। इसके घर वाले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लाइफ में पहली बार एक बेटा जो है वो ऑफिस आने के बाद वापस ऑफिस के काम से गया है। 7:30 बजे उसने कहा था थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन 9, 9:30, 10 बजने लगते हैं, वो नहीं आता है। तो ये लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये लोग भी अपने बेटे को फ़ोन करते हैं, तो बेटा फ़ोन उठाता ही नहीं है, क्योंकि फ़ोन तो उनके कंट्रोल में है। बीच में एक बार उठा भी देता है, पापा कुछ उसको पूछते हैं, तो वो बात सुनने से पहले ही बोल देता है मैं बिजी हूँ, और फ़ोन काट देता है। तो रात को शायद 10:30, 11 बजे के आसपास ये अपनी वाइफ बिट्टू को फ़ोन करता है, और बिट्टू को कहता है कि देखो मैं एक कंपनी का जो काम था, जो नाके से ट्रक भेजना था, उसमें फंस गया हूँ। वो नाके पे 8-10 लाख की डिमांड कर रहे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम है, मैं ये सोल्यूशन निकाल करके आ जाऊँगा, तुम सो जाना, खाना खा लेना, मुझे लेट हो जाएगा आज। लेकिन इसकी वाइफ को वो बात समझ में आती नहीं है। इसकी वाइफ जो है अपने सास ससुर को, हालांकि वो उसके इन-लॉज कम, उसके पेरेंट्स ज़्यादा है, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। आज भी जब दुष्यंत नहीं है, दुष्यंत के पेरेंट्स के लिए उनका घर आगे कोई संभालेगा, दुष्यंत की वाइफ बिट्टू ही संभालेगी, तो बिट्टू उनकी अब बेटी बन चुकी है। तो ये तीनों काफ़ी परेशान हुए। दुष्यंत के डैड जो हैं वो अपने भाई के बच्चे को लेकर के गाड़ी में निकलते हैं, दुष्यंत को ढूंढने की कोशिश करते हैं, कहीं गाड़ी मिल जाए। परेशान है काफ़ी, पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट वगैरह भी करते हैं। ऐसे करते हैं पूरी रात निकल जाती, कुछ होता नहीं, और वहाँ से उसका टॉर्चर चालू है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे माफ़ करो, मैं विवान हुई नहीं, तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा कहाँ से, मेरा नाम दुष्यंत है। और ये लोग फिर इसकी आईडीज़ वाईडीज़, पैन कार्ड, आधार कार्ड, DL चेक करते हैं। ये लोग समझते हैं कि हम लोग का कट गया है, अब हम क्या करें। प्रिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। प्रिया के लिए मतलब उसने इसको किडनैप किया था। प्रिया का सिंपल सा था कि तू चाहे घर से या कहीं से भी तू पैसे दे और निकल, वरना हम तेरे को मार देंगे। प्रिया वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट, जो इसका बचपन से ही था। कुछ चीज़ चाहिए तो चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। 2 और 3 की रात के बाद 3 तारीख की सुबह 9 और 10 के बीच, शायद 9:30, पौने 10 बजे ये अपने पापा को फ़ोन करता है। दुष्यंत तो रोते हुए कहता है कि आप प्लीज़ कहीं से 10 लाख रुपए का इंतजाम करके इनको दे दो, वरना ये मुझे मार देंगे। प्रिया इसके फ़ोन छीन लेती है। प्रिया इसके पापा को बहुत गालियाँ देती है। इसके पापा बहुत ही सज्जन आदमी है, बहुत ही शरीफ आदमी है, मैं उनसे मिल चुका हूँ। वो कहते हैं कि मैंने बेटा आज तक ज़िंदगी में किसी के मुँह से इतनी गालियाँ नहीं सुनी थी। लड़की तो छोड़ो, मैंने तो आदमी के मुँह से कभी इतनी गालियाँ नहीं सुनी थी। इतनी गंदी गालियाँ उससे दी। कहा कि पैसे दो, 10 लाख रुपए दो, तुम्हारे पास आधे घंटे का टाइम है, ट्रांसफ़र करो इसके अकाउंट में, वरना हम इसको मार देंगे। इनके 3 बेटे थे, दुष्यंत के 2 भाई और थे। पहला भाई जो है पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही गुजर गया था। दूसरा भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद बाइक पे रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। तीसरा ये बचा हुआ था दुष्यंत, जिसको कोई बुरी नज़र ना लगे, इसके साथ कोई हादसा ना हो, तो काफ़ी गले में, हाथ में, बाजू में काफ़ी तावीज़ लगा के रखे थे दुष्यंत को इन्होंने। तो इसने कहा प्लीज़ मेरा एक ही बेटा बचा हुआ है, तुम इसको कुछ मत करना, मैं कैसे भी करके, कहीं से भी उधार लेके, कुछ भी करके तुमको पैसे दे रहा हूँ। तो इसने कहा बेटा अभी तो मैं बैंक जा रहा हूँ, एक फिक्स डिपॉजिट है, एक FD है, वो मैं तोड़वा करके तुमको भेज रहा हूँ 3 लाख रुपए, बाकी मैं करता हूँ, प्लीज़ इसको मारना। और फिर दुष्यंत के डैड जो है वो एक ट्रांसफ़र करते हैं और SMS भेजते हैं कि मैं, क्योंकि फ़ोन करते हैं वो, लेकिन फ़ोन का रिस्पॉन्स कोई देता नहीं है, तो ये मतलब SMS कर देता है कि मैंने 3 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए, बाकी और कर रहा हूँ। उसके बाद ये 3 तारीख को वेट करते रहे, कुछ इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली अपने बेटे की। उसके बाद जो है शाम के टाइम या रात के टाइम जोटवाड़ा पुलिस स्टेशन से दुष्यंत के पापा को फ़ोन आता है। उनको एक बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया जाता है, और वो बॉडी दुष्यंत की होती है। हालांकि इसके बेटे की फेस पूरा डैमेज हो गया था, पहचाना नहीं जा रहा था, लेकिन वही जो मैंने कहा कि वो तावीज़ और जो भी इसके गले में बांधा था, उससे पहचान गया अपने बेटे को। वो वहीं पे बेहोश हो गए, गिर गए। पुलिस वाले भी रो रहे थे वहाँ पे। अब हुआ क्या था कि जब ये पैसे का ट्रांसफ़र वगैरह चल रहा था, ये लोग इतने इनसिक्योर हो गए थे, इसको लगा कि मतलब हम फ़ोन पे इतनी बातें कर चुके हैं, इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी होगी, हम फंसेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शन है नहीं, हम इसको मार के भाग जाते हैं। लक्ष्य वालिया जो है वो इसका गला दबाता है बहुत देर तक दुष्यंत का। दुष्यंत किसी तरह सर्वाइव करने की कोशिश करता है, तड़पते हुए। उसके बाद पिलो से इसकी सांस रोकने की कोशिश करता है बहुत देर तक। दीक्षांत कामरा चढ़ जाता है इसके ऊपर, वो भी किसी तरह ये झेल जाता है। और इस बीच प्रिया जो है किचन से एक नाइफ लेके आती है, वो दीक्षांत को देती है, और दीक्षांत इसको आई थिंक 11 बार या 12 बार मारता है वो चाकू। इसका फेस पूरे का पूरा डैमेज हो गया था, फेस पहचाना नहीं जा रहा था। मर्डर करने के बाद लक्ष्य वालिया अपने घर जाता है फ्रेश होने के लिए, कि मैं घर जाके नहा धो के कपड़े बदल के आता हूँ।
दीक्षांत कामरा सोचता है कि मैं अपने ये घर में पूरे ब्लड स्टेन्स वगैरह साफ़ करता हूँ, और प्रिया जो है वो बड़े आराम से, क्योंकि उसका अपना एस्कॉर्ट वेबसाइट है, वो बिज़नेस तो उसका ऑन रहता था, तो उसको एक क्लाइंट मिल गया था, तो वो आराम से कपड़े बदल करके अपने एज यूजुअल वो सेक्सी ड्रेस में जाती है, होटल जाती है, किसी को चूना लगा के 25,000 या 30,000 रुपये लेके आ जाती है। ये लोग घर आते हैं, तीनों मिलते हैं। बेसिकली ये काम इन्होंने 3 की दोपहर को ही कर दिया। तो ये जाते हैं, ये नकली नंबर प्लेट का जुगाड़ करते हैं, बड़े वाले सूटकेस का जुगाड़ करते हैं, घर वापस आते हैं, इसकी बॉडी को सूटकेस में डालते हैं, और फिर 3 तारीख की रात, इनफैक्ट ये उस सोसाइटी में जहाँ पे ये रहते थे, जिस बिल्डिंग में रहते थे, वहाँ लोगों ने कहा था कि हमने देखा था कि कोई लड़की जो है वो ड्राइविंग सीट पर बैठी है, उसके साथ कोई लड़का बैठा है, और एक लड़का है जिसकी लंबी सी दाढ़ी है, वो पीछे बैठा था सूटकेस के साथ। जिसकी लंबी दाढ़ी थी वो लक्ष्य वालिया था, जो पीछे बॉडी के साथ बैठा हुआ था। दीक्षांत को ड्राइवर सीट पे था और प्रिया ड्राइवर सीट पे थी। प्रिया तो हमेशा से ही ड्राइवर सीट पे थी। और ये रात को बॉडी ले जाते हैं और दिल्ली और जयपुर के बीच हाईवे पे कोई आमेर करके कोई जगह है, वहाँ मतलब झाड़ियों में, जंगल वंगल में इसकी वो सूटकेस को फेंक देते हैं। 4 तारीख की शाम को ये लोग ट्रेन में बैठ के भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको पुलिस ने पकड़ लिया था, क्योंकि उन्होंने गाड़ी देख ली थी स्टेशन के आसपास, और स्टेशन में ये तीनों पकड़े गए। अब पकड़े गए हैं, ये तो 2018 की बात है, आज 2023 है। प्रिया अभी तक जेल में है, लेकिन अभी तक कॉन्विक्ट नहीं हुई है। कोर्ट है, लॉ एंड ऑर्डर है, उनका अपना तरीका है केस को देखने का, समझने का। इससे जुड़े हुए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है गुरभूपिंदर सिंह, और जो कंप्लेनेंट्स एडवोकेट है दुष्यंत की डैड की तरफ से जो केस लड़ रहे हैं, संदीप लोहाड़िया जयपुर से, मैं उन दोनों से मिला था। इनफैक्ट उनके बारे में मेरे को दुष्यंत के पापा ने कहा था, हमारी तो बस की ही नहीं थी कि हम मतलब कोर्ट वोट के चक्कर काट पाते, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था कि मेरे से आज तक संदीप लोहाड़िया जी ने एक पैसे नहीं लिए। मतलब संदीप लोहाड़िया और गुरभूपिंदर वो वाकई में हीरोज हैं स्टोरी में, एक हिसाब से देखा जाए। वो सिर्फ चाहते हैं कि किसी तरह ये एक इतना अच्छा शरीफ मिडिल क्लास परिवार है, इनको जस्टिस मिले, क्योंकि उसके पापा के लिए वो मतलब बात भी नहीं कर पाते। वो तो सिर्फ ये कहते हैं कि हमें यही नहीं समझ आता, मेरे को और इसकी माँ को, दुष्यंत की माँ को, कि हम जिए या मरे। क्योंकि अभी तक इसका बेटा जो तब 1.5 साल का था, उसको बताया जाता है कि पापा कहीं बाहर गए हैं, वापस आ जाएंगे। तो जब भी दादा की गोद में होता है और किसी रिलेटिव के बच्चे को दुष्यंत का बेटा अपने पापा की गोद में देखता, तो उसका सवाल सीधा दादाजी से होता है कि मेरे पापा कब आएंगे। और ऐसी बात जब हो रही थी, दुष्यंत के पापा, उनकी सांस रुक गई, वो बात नहीं कर पाए। तो इतनी ट्रेजेडी है इस फैमिली में। इनको आज तक जस्टिस नहीं मिल पाया है फॉर वट एवर रीजन्स। हालांकि कोर्ट जो करती हैं वो वो अपने पर्सपेक्टिव से देखना है, रिस्पॉन्सिबली इन चीज़ों को देखना है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मुझे इतना पता है कि पिछले साल इस केस में टोटल 45 गवाहियाँ थी, और मेरे ख्याल से 40 या 41 गवाहियाँ हो चुकी थी। तब ये कह रहे थे कि बस 2-3 गवाहियाँ बची है, उसके बाद सज़ा होगी। और लॉयर चाहता है प्रिया और दीक्षांत ने उन दोनों को फांसी की सज़ा हो। और जो लक्ष्य वालिया है वो तो बेल पे छूट गया है, क्योंकि लक्ष्य वालिया तो उसकी सपोर्ट कर रहा है। और लक्ष्य वाले ने कहा भी था कि एज फार एज मर्डर इज कंसर्न, उसमें 60 to 70% प्लानिंग प्रिया की थी और 20 to 30% दीक्षांत की थी। तो वो तो बेल पे भी बाहर है, लेकिन प्रिया और दीक्षांत अभी भी जेल के अंदर है, लेकिन अभी तक इनको सज़ा नहीं मिली। हालांकि पुलिस मिस्टर गुरभूपिंदर का ये भी कहना था कि हो सकता है कि फांसी ना हो, क्योंकि लड़की की जहाँ तक बात आती है तो फिर लॉज को बहुत सारे तरीकों से देखना पड़ता है। हो सकता है कि फांसी ना हो तो LI मिल जाए, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाए। मेरा बेसिकली कहानी शेयर करने का मकसद यही है, मतलब हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास भी ऐसे लोग होते हैं, अच्छे परिवार के लोग होते हैं जो अच्छे काम कर सकते हैं। मतलब उनको नेगेटिविटी इतना अट्रैक्ट क्यों करती कि कुछ मतलब गलत ही करना है, चोरियां ही करनी है, या फ्रॉड ही करना है, क्राइम ही करना है, वही इनको रास्ता क्यों मिलता है। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है। अगर आपको ऐसे आसपास लोग देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि इनको कैसे रोका जाए, इनको कैसे समझाया जाए, इनको कंट्रोल कैसे किया जाए। स्पेशली बच्चों की बात है, जैसे मतलब ऑनलाइन तो आजकल हम सब होते हैं, फटाफट रील्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन बच्चे जहाँ तक है, एटलीस्ट जब तक वो 18 की एज पार नहीं करते हैं, एटलीस्ट हम लोग मॉनिटर करते रहे किस तरीके के लोगों के साथ जुड़ रहा है, किस तरीके के लोगों के साथ कैसी कॉन्वर्सेशंस कर रहा है। प्रिया को तो कोई आज तक संभाल पाया ही नहीं, जब इसकी फैमिली नहीं संभाल पाई। कन्विक्शन आज नहीं तो कल होगा, लेट्स होप। अगर फांसी नहीं होती है, वैसे तो मेरे हिसाब से फांसी ही होनी चाहिए, फांसी नहीं होती तो शायद लाइफ इम्प्रिजनमेंट
तो मिलना ही चाहिए। क्योंकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि दुष्यंत इतना मतलब शरीफ लड़का था, शाई था, अच्छा था, लोअर मिडिल क्लास था, लेकिन एक सच है कि उसने भी झूठा प्रोफाइल तो बनाया ही था। उसको क्या जरूरत थी, जब उसकी अच्छी बीवी है, बच्चा है, जब वो खुश है अपने घर में, तो वो ऐसी क्या मतलब उसको प्रॉब्लम थी कि वो अपनी शाइनेस को एक्सप्रेस करने के लिए उसने फेक अकाउंट बनाया। उसके अंदर कौन सा ही ऑल्टर ईगो था जिसको उसको निकालना ही। दुष्यंत ने भी तो गलत किया ही है फाइनली। तो शायद इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए, हम तो बहुत छोटे हैं, कोर्ट को पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। काफी सारी स्टोरीज होती हैं जिसका किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोगों पे इम्पैक्ट होता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि 2018 की बात है जब ये प्रिया पकड़ी गई थी, तो वाकई में मतलब पूरे जयपुर में बहुत टेंशन होती थी। पेरेंट्स मतलब अजीब से उनका बिहेवियर हो गया था बच्चों को लेकर के, मतलब बच्चों के पीछे पड़े रहना कि ऑनलाइन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इस कहानी ने सबको हिला के रख दिया। आपको क्या लगता है, मतलब जैसे मतलब कोर्ट को क्या करना है कोर्ट को पता ही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये लड़की सही में फांसी डिजर्व करती है या ये सिर्फ उम्र कैद डिजर्व करती? 2018 में जब पुलिस ने इसको पकड़ा था, इसके जो एसोसिएट्स थे, चाहे लक्ष्य वालिया था या दीक्षांत कामरा था, उनकी आंखें हमेशा नजरें नीची होती। प्रिया की नजरें कभी नीचे नहीं होती थी। वो हमेशा सामने कॉन्फिडेंस के साथ देख रही होती, जिसको कॉन्फिडेंस ही, जिसको घमंड, गुरूर या एरोगेंस में बोल रहा हूँ, सामने देखने से ज्यादा उस जर्नलिस्ट को देख रही होती थी। कोई भी जर्नलिस्ट अगर उसके बारे में मतलब स्टुक बोल रहा है कि इस लड़की ने ऐसे किया, इस लड़की ने ऐसे किया, तो वो इतनी शार्प नजरों से उसको देख रही होती थी कि मतलब अगर पुलिस ने उसको छोड़ दिया और इसके हाथ में कोई हथियार हो तो यही इसको मार दे। तो मतलब ये लड़की वाकई में साइको है क्या, पागल है? मतलब किस तरीके का पागलपन सवार है इस लड़की पे। बेल के लिए कई बार उसने अप्लाई किया, लेकिन मतलब इतना अच्छी बात है कि उसकी बेल हमेशा रिजेक्ट हुई। अगर मैं प्रिया को बचपन से लेकर अभी तक देखता हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि उसके एटीट्यूड में बदलाव आते हुए मुझे तो नहीं दिखता। आपको क्या लगता है, समाज में ऐसे इंसान को किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए? क्या इसको फांसी मिलनी चाहिए? क्या इसको उम्र कैद मिलनी चाहिए? आपके जो भी कमेंट्स हो प्लीज शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू।